Dear student, we are discuss about microorganisms 8th class science part 3 chapter 2 according to NCERT. In this lecture we cover about various topic. First of all, nitrogen fixation, preservation, food poisoning, and last one is the human disease. तो हम पहला टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। स्टूडेंट, ये जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर हमने बना रखा है ये साइकिल है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। दिस इज ए नाइट्रोजन साइकिल। पहले हम फिक्सेशन के बारे में बताएंगे, उसके बाद में नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताएंगे। नाम से इंडिकेटेड है नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, ओके। और नाइट्रोजन जो फिक्स होती है N2 है, एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में पाई जाती है और ये फिक्स होती है हीट से, लाइट से, बैक्टीरिया से। यानी कि N2 अब N2 न रह के या तो ऑक्साइड बनाती है, नाइट्रेट बनाती है, मोनोऑक्साइड बनाती है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है। अब N2 जो है ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करके NO2 बना सकती है, NO बना सकती है, N2O बना सकती है और NO3 बना सकती है। मतलब पहले तो ये सिंगल एलिमेंट था, अब इन्होंने ना एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर लिया और ये बन गए नाइट्रोजन के कंपाउंड। क्या बन गए? ये नाइट्रोजन के कंपाउंड। दो एलिमेंट है किसी भी सब्सटेंस में, उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। ये जो आपकी नाइट्रोजन है ये 78% नाइट्रोजन जो है ये एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। अब ये नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होके कुछ कंपाउंड बनाती है। फिक्स होने का कारण है यहाँ पर बैक्टीरिया, फिक्स होने का कारण है नेचर के अंदर लाइटनिंग। जैसे बारिश आती है तो आसमान के अंदर बिजली चमकती है, तो उस बिजली के चमकने से, लाइटनिंग से हमारी नाइट्रोजन जो N2 है, इस लाइट की हीट से ये N2 टूट जाता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस होती है, वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और ये वेरियस कंपाउंड बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि N2 गैस का NO3 बनना, NO2 बनना, N2O बनना, हम कह सकते हैं सिंपली नाइट्रेट का बनना। ये इंपॉर्टेंट बात है, नाइट्रेट का बनना। हमारा यहाँ पर नाइट्रेट बनता है मुख्य रूप से, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये फिक्स क्यों किया नेचर ने? फिक्स इसलिए किया कि हमारे जो प्लांट हैं, जितने भी प्लांट हैं, वो N2 को ग्रहण नहीं कर सकते, इस कंपाउंड को ग्रहण कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। इसीलिए नेचर ने फिक्स किया है। इसीलिए नेचर में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन आपकी 21% पाई जाती है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि नेचर ने जो नाइट्रोजन है उसको कम ज़्यादा बनाया है और ऑक्सीजन गैस को कम बनाया है, 21% बनाया है, ओके। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि N2 का यूज प्लांट करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। और उन्हीं प्लांटों पर हम डिपेंड रहते हैं सर्वाइवल के लिए। तो प्लांट है तो हमारा सर्वाइवल है, इसीलिए नेचर के अंदर आप समझ जाइए कि 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ओके। तो पहली टर्म हमारी क्लियर होगी, जिसके अनुसार हमने ये लर्न कर लिया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक कन्वर्जन का मेथड है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो आपकी नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट होती है। इसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये जो फिक्सेशन होता है वो आपका हीट से भी हो सकता है, फिजिकल मेथड से भी हो सकता है, केमिकल मेथड से भी हो सकता है, बायोलॉजिकल मेथड से भी हो सकता है, ओके। हीट से, लाइटनिंग से, बैक्टीरिया से, ओके। N2 का NO3 नेगेटिव आएगा, इसे नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। तो नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदलना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट, इसमें हम ये कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ ए नाइट्रोजन गैस ऑफ ए एटमॉस्फेयर इनटू द कंपाउंड ऑफ ए नाइट्रोजन नोन एज ए नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिस इज ए कंपाउंड ऑफ ए नाइट्रोजन। इस कंपाउंड को प्लांट यूज कर सकता है। इस कंपाउंड, इस एलिमेंट को, इस नाइट्रोजन गैस को हमारा प्लांट यूज नहीं कर सकता।
इसीलिए ये फिक्स किया गया है। और प्लांट नाइट्रोजन का यूज करता है नाइट्रेट के रूप में अपनी ग्रोथ करवाने के लिए, अपना डेवलपमेंट करवाने के लिए। आप इसमें लर्न कर सकते हो ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। जैसे हम खेत में यूरिया डालते हैं तो उसमें NPK होता है, N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस पोटासियम। तो ये N जो है नाइट्रोजन जो है प्लांट को एक एसेंशियल एलिमेंट है जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है। प्लांट के कंपोनेंट बनते हैं, प्लांट के सेल बनते हैं, प्लांट में न्यूक्लिक एसिड बनता है, प्लांट के अंदर प्रोटीन बनता है। ओके, तो हम यहाँ पर प्लांट जो है ना प्रोटीन बनाएगा, प्लांट के सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, RNA DNA वो बनेगा, प्लांट हरा दिखाई देता है, क्लोरोफिल बनेगी। क्या बनेगी? क्लोरोफिल। दिस इज द यूज ऑफ ए नाइट्रोजन बाय द प्लांट, डेवलपमेंट ऑफ ए वेरियस ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ ए वेरियस फैक्ट, डेवलपमेंट ऑफ ए वेरियस एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए सेल, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए सेल, प्रोटीन सेल के लिए, ये भी सेल के लिए, ये भी, ये प्लांट में पिगमेंट होती है, केमिकल है। सिंपल शब्दों में समझिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ओके, इसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको बता दिया। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है मुख्य रूप से आपका जो प्लांट है, जैसे दाल है, पल्सीज है, मटर है, इनके जो प्लांट है उनकी जड़ों में गांठ होती है और उन गांठ के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये जो फिक्सेशन होती है, जैसे चना जो होता है उसकी रूट में गांठ मिलती है जिसे नोडुल्स कहते हैं, उस नोडुल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है और वो बैक्टीरिया जो होता है जो आपकी नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में बदल देता है, जिससे प्लांट आपका आसानी से उस मिट्टी के अंदर जो नाइट्रेट है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये पल्सीज के अंदर हम कह सकते हैं, मटर के अंदर कह सकते हैं और हमें बीन के अंदर कह सकते हैं, उनकी जो प्लांट की रूट में गांठ पाई जाती हैं उनमें बैक्टीरिया होता है जो फिक्सेशन करता है। ओके, तो ये हमने स्टडी कर लिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ कैसे होता है, लाइटनिंग से होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये हम कह सकते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है नाइट्रोजन साइकिल। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट है नाइट्रोजन साइकिल। हमने अभी स्टडी किया था कि साइकिल का मतलब क्या है। नाइट्रोजन साइकिल का, जैसे प्लांट जो है मिट्टी से न्यूट्रिएंट लेता है, ओके, और कुछ टाइम के बाद में प्लांट के पत्ते झड़ जाते हैं, वही न्यूट्रिएंट वापस चले जाते हैं। वही जो मिट्टी से लेता है डेथ के बाद में डिकम्पोजर की सहायता से वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, न्यूट्रिएंट वापस चले जाते हैं। तो इस चक्कर को, इस साइकिल को, इसी न्यूट्रिएंट का एक बार मिट्टी से अब्जॉर्ब करना, एक बार प्लांट के द्वारा वापस देना, इसी साइकिल को हम बोलते हैं। यदि नाइट्रोजन का यूज किया गया है तो नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस का यूज किया गया है तो फास्फोरस साइकिल। साइकिल का मतलब आपका फीडबैक रहेगा वहां सर्कुलेशन बना रहेगा। क्या बना रहेगा? सर्कुलेशन। हम कह सकते हैं द सर्कुलेशन ऑफ ए नाइट्रोजन एलिमेंट। नाइट्रोजन साइकिल है तो नाइट्रोजन एलिमेंट का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है तो कार्बन का सर्कुलेशन कहाँ होगा? लिविंग कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में। जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं उसे बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं जैसे मिट्टी होगी, वहां पर एयर हो गया, वाटर हो गया, इनको बोलते हैं हम एबायोटिक कंपोनेंट। तो कहने का मतलब ये है कि लिविंग और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के फैक्टर होते हैं। ये कंपोनेंट एक बार तो हम नाइट्रोजन वहां से रिसीव करते हैं, सेकेंड टाइम उसको हम वहां पर लौटा देते हैं। एक बार तो हम गेन करते हैं, सेकेंड टाइम से लॉस करते हैं। द सर्कुलेशन ऑफ ए नाइट्रोजन एलिमेंट थ्रू द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल्स। देखिए कैसे होता है, एक बार स्टूडेंट फिर ध्यान रखिए कि नाइट्रोजन नेचर के अंदर 78% पाई जाती है, 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन की सहायता, नाइट्रोजन प्लांट को भी एसेंशियल है, एनिमल को भी एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपनी बॉडी बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल
अपने सेल के कंपोनेंट बनाने के लिए नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है। ओके, इस साइकिल का मतलब क्या है, देखिए अब ये नाइट्रोजन जो गैस है यहां से शुरू होगी और वापस एटमॉस्फेयर में, ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन गैस थी ये चक्कर के माध्यम से वापस यहीं आ जाएगी 78%। ये प्लांट एनिमल उनको यूज करेंगे। देखिए ध्यान से क्या बता रखा है, जो ये नाइट्रोजन जो है आपकी गैस एटमॉस्फेयर में है, इस गैस को मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो फिक्स कर देंगे, जिससे फिक्स करने के बाद मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया है फिक्स करने के बाद वो कंपोनेंट, वो कंपाउंड नाइट्रोजन का मिट्टी में चला जाएगा। सिंपल सी बात है। फिक्स करने का तरीका एक तो बैक्टीरिया है, दूसरा है लाइटनिंग। जब बारिश होती है तो आसमान में जो बिजली चमकती है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वो N2 को तोड़ देती है और N2 को तोड़ने से वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस है, दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और जिससे क्या बन जाता है, कंपाउंड ऑफ ए नाइट्रोजन। तो बैक्टीरिया के सहायता से होती है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये काई है भाई, एल्गी का मतलब होता है काई जो जोड़ में पाई जाती है। ओके, लाइटनिंग, ये दो प्रोसेस बता रखे हैं। ये नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में है, लाइटनिंग की सहायता से, बैक्टीरिया की सहायता से वो नाइट्रोजन में रह के फिक्स हो चुकी है और वो फिक्स होने वाला कंपाउंड जो है वो मिट्टी में आ चुका है। ओके, क्योंकि हमारे प्लांट इस नाइट्रोजन गैस का यूज नहीं कर सकते, हमारे प्लांट मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन है उसके कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड है ये प्लांट लेगा, प्लांट लेने के पश्चात प्लांट को एनिमल यूज करेगा। सिंपल सी बात है, एनिमल डिपेंड रहते हैं प्लांट के ऊपर, हेर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। ओके, अब जो दोनों की इनकी डेथ हो जाएगी तो वही नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर फिर वापस आ जाएगी। देखो ये एरो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर ये काम करेंगे डीकंपोजर। कौन काम करेगा? डीकंपोजर। जो कीड़े पड़ जाते हैं प्लांट में, जो बैक्टीरिया फंगस जो होते हैं ना, डीकंपोजर क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम आते हैं, क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम आते हैं, वातावरण को शुद्ध कर देते हैं। कुछ दिन के बाद प्लांट जो है ना, प्लांट के पत्ते, टहनियाँ और जो सब्जी के छिलके होते हैं वो खाद बन जाती है। ओके, सिंपल डीकंपोजर जो है वो इसमें डाल देंगे। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन थी उसको बैक्टीरिया ने फिक्स किया, उसको लाइटनिंग ने फिक्स किया, वो N2 नहीं रही। अब N2 का कंपाउंड बन गया, वो कहाँ पर आ गया? मिट्टी में। यदि बैक्टीरिया तो मिट्टी में ही है फिक्स, राइजोबियम बैक्टीरिया, तो ये यहाँ पर आ गया। ओके, तो इस मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है जिसे हम नाइट्रेट बोलते हैं, मुख्य रूप से क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। नाइट्रेट को प्लांट लेता है, प्लांट को एनिमल खाता है, इसके बाद में दोनों की डेथ हो जाती है तो वो कंपोनेंट वापस आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये नाइट्रेट है, इस नाइट्रेट को एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है, NO3 नेगेटिव, इसको कन्वर्ट कर देता है N2 के अंदर। ये काम करता है बैक्टीरिया, ये काम करता है बैक्टीरिया। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन थी और वापस यहाँ पर फिर नाइट्रोजन आ गई, यहाँ पर N2 बन जाता है। यहाँ पर N2 से पता नहीं नाइट्रेट बनता है, मोनोऑक्साइड बनता है, डाइऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन का वेरियस कंपोनेंट बनते हैं। ओके, देखो एक ये चक्कर बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। अगला टॉपिक है स्टूडेंट प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है प्रिजर्वेशन? केमिकल सब्सटेंस है, एक फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है जिसकी सहायता से हम खाने की लाइफ को लंबा करते हैं। खाने की लाइफ लंबा जब होगी, खाने के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, कहने का मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी ग्रोथ को रोक दे। ठीक है, प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेटिव केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसको हम खाने के अंदर मिलाते हैं और खाने में मिलाने से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं और खाने की लाइफ को लंबा करते हैं। खाने की लाइफ को लंबा करते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं, किल करते हैं। उन्हीं सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रिजर्वेशन मेथड। नमक जो है खाने की लाइफ को लंबा करता है, प्रिजर्वेटिव है। चीनी जो है खाने की लाइफ को लंबा करती है, प्रिजर्वेटिव है। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, प्रिजर्वेटिव है।
और आपका एक मेथड था पेस्चराइजेशन, वो मिल्क के केस में प्रिजर्वेशन का काम करता है, मिल्क की लाइफ को लंबा करता है। इसके अंदर आपको एक ही बात नोट करनी है, प्रिजर्वेटिव जो होते हैं, प्रिजर्वेटिव वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो विच इम्प्रूव द लाइफ ऑफ फूड आइटम, लाइफ ऑफ ए फूड आइटम, फूड आइटम्स, जो खाने की लाइफ को लंबा करते हैं। एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स कर लेते हैं, माइक्रोब्स। ठीक है, प्रिजर्वेटिव केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो खाने की लाइफ को लंबा करते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बात करता हूं तो प्रिजर्वेशन का एग्जाम्पल आपका रहेगा शुगर, आपका रहेगा साल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और पेस्चराइजेशन मेथड। ओके, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। फूड मटेरियल्स को हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं और उसको खराब होने से बचाते हैं, टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज। ठीक है, प्रिजर्वेटिव केमिकल सब्सटेंस होते हैं। प्रिजर्वेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम खाने की लाइफ को लंबा करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं, प्रिजर्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिजर्वेशन। दिस इज ए केमिकल सब्सटेंस विच इंप्रूव द लाइफ ऑफ ए फूड आइटम्स। जैसे सॉस की जो बोतल है वो 6 महीने तक चलती है, सॉस की जो बोतल है 6 महीने तक चलती है क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव मिला रखा है। जैम जो है वो 3 महीने तक चलता है, नियर अबाउट, क्योंकि जैम के अंदर प्रिजर्वेटिव मिला रखा है। ओके, और आपका जो अचार है उसके अंदर हम मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं, मस्टर्ड ऑयल, एसिटिक एसिड, ये भी प्रिजर्वेटिव हैं, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देते हैं। तेल डालने से माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती, वो तेल डालने से माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाती है, वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है। ओके, तो हम पहला मेथड इसमें यूज करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग, तो ड्राइंग देखिए एक ऐसा मेथड है जिससे आपका पहला जो मेथड बता रखा है आपकी बुक में, ड्राइंग, डी ड्राइंग मेथड, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? ड्राइंग मेथड, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, जो आपकी मेथी होती है, मटर होती है, गोभी होती है, उसको हम सर्दी में सुखा लेते हैं, धूप के अंदर पानी निकल जाता है और उसकी लाइफ जो है उसको बाद में हम गर्मियों में यूज़ करते हैं मटर को। तो उसमें ड्राइंग में क्या होता है कि पानी निकलने से जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो आपका इन्वायरमेंट का जो फेवरेबल कंडीशन है, पानी के बगैर माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं कर सकते। ओके, मॉइस्चर कांटेक्ट उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है, नमी है नहीं तो खाने की लाइफ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ड्राइंग मेथड के अंदर भाई हम फूड आइटम के अंदर, बात सारी फूड आइटम में आएगी, फूड आइटम के अंदर हम नमी को कम करके खाने की लाइफ को लंबा कर सकते हैं। दिस इज ए ड्राइंग मेथड, इज ए वन मेथड रिलेटेड टू द प्रिजर्वेशन, रिलेटेड टू द प्रिजर्वेशन। ओके, फिर सुनना, प्रिजर्वेशन केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो खाने की लाइफ को लंबा करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं या उनको मारते हैं। नमक, शुगर और सोडियम बेंजोएट आपके कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं। ठीक है, अगला बता रखा है हम हीट कर कर, कूल कर कर, फिजिकल मेथड है ये। हम जैसे कि गर्म करते हैं किसी चीज़ को तो वो जो गर्म करने से उसकी लाइफ लंबी हो जाती है क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, फंगस है, वो माइक्रोब्स जो हम मर जाते हैं। ऐसे ही कूलिंग, ऐसे ही क्या है? कूलिंग। यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फेवर करते हैं उस चीज़ का फेवर करते हैं और जल्दी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और खाने को स्पॉइलेज कर देते हैं, खाने को डैमेज कर देते हैं। ओके, यदि कूलिंग है तो माइक्रोब्स की ग्रोथ जो होती है वो कम होती है। कूलिंग से, फ्रिज में रखते हैं हम खाना, माइक्रोब्स की ग्रोथ जो है कम होती है और खाने की लाइफ क्या हो जाती है? लंबी। पहला मेथड डिहाइड्रेशन, दूसरा हीटिंग के द्वारा, तीसरा हम कूलिंग के द्वारा। ओके, ये तीसरा मेथड है। कॉमन साल्ट, क्या बता रखा है? कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट डालते हैं हम, कॉमन साल्ट फ्रूट में डालते हैं, कॉमन साल्ट हम फिश के ऊपर लगाते हैं,
मीट के ऊपर लगाते हैं, और फिश और मीट के ऊपर लगाने से ना बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती। फिश जो है बच जाती है दुकान के अंदर, मीट जो बच जाती है तो उसके ऊपर लेप कर देते हैं किसका, नमक का। और नमक लगाने से मॉइस्चर कांटेक्ट कम हो जाता है और ऑस्मोसिस प्रोसेस से ना वाटर निकल जाता है बैक्टीरिया का। यदि हम समझे थोड़ा डिटेल, पानी निकल जाता है, तो वहाँ पर नमक लगाने से खाने की लाइफ लंबी हो जाती है। ओके, तो ग्रोथ नहीं होती बैक्टीरिया की, खाने की लाइफ लंबी हो जाती है। अगला बता रहा क्या, शुगर की सहायता से जैम जो है, जेली जो है उसमें शुगर डालते हैं, वहाँ पर भी मॉइस्चर जो कम हो जाता है जिससे कि बैक्टीरिया ग्रोथ रुक जाती है। जो शुगर जो है हम जैम में डालते हैं, जैम के अंदर नमी की कमी हो जाती है, ठीक है ना, नमी की कमी हो जाएगी। कहने का मतलब बैक्टीरिया जो हो वहाँ पर रह नहीं पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, तो जैम आपका लंबे टाइम तक चलेगा। ओके, ऐसे ही अचार में हम मस्टर्ड ऑयल डालते हैं, विनेगर का जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं सिरका। क्या बोलते हैं, सिरका। विनेगर को सिरका बोलते हैं, किचन में यूज किया जाता है। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, खाने की लाइफ को लंबा करता है। एसिडिक इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करते, मर जाते हैं। एसिटिक एसिड बोलते हैं, सिरका बोलते हैं इसको, सिरका। ओके, सिंपल शब्दों में आप समझे इसको। अगला है बेटा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट। सॉस में, जैम में, जेली में सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट, दो ऐसे केमिकल हैं, मिला लीजिए ब्रेड के अंदर मिला लीजिए तो ब्रेड की लाइफ जो है 1 हफ्ते की हो जाएगी। थोड़ा और ज़्यादा मिला लीजिए, ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड पैरामीटर हमें केमिकल को मिलाना होता है, क्योंकि ये केमिकल बॉडी में जाके हमें नुकसान करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट। ओके, अगला है बच्चों फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्यों होती है? जो खाना होता है उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं फूड आइटम के अंदर। यदि कोई स्टूडेंट, यदि कोई बच्चा उसको मैस के अंदर खाना खाता है तो उसको लूज मोशन, उसको पेट में दर्द, उसकी वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स पैदा हो जाते हैं और बच्चे को फीवर भी हो जाता है। फूड पॉइजनिंग का मतलब जो है ये है कि जैसे खाना जो होता है फूड आइटम में, यदि वो हाइजीनिक कंडीशन में नहीं रखा हुआ है, उस खाने के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होने से खाने के अंदर उसका टेस्ट खराब हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, अनप्लेजेंट स्मेल, और टेस्ट में चेंज आ जाता है, कलर में चेंज आ जाता है। ओके, इसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स ये है बेटा, उसको बुखार हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। ओके, इसको हम यहाँ पर याद करेंगे। अब देखो फूड पॉइजनिंग, ध्यान से समझना। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग क्या है, किसके कारण होती है? एक डिजीज है काज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स। कोई भी आपका खाना है, उस खाने के अंदर यदि माइक्रोब्स ज़्यादा है, माइक्रोब्स जो है, माइक्रोब्स का नंबर ज़्यादा है तो आपको डिजीज हो जाएगी। फूड पॉइजनिंग इज ए डिजीज, बीमारी है एक प्रकार की। ओके, तो माइक्रोब्स की संख्या ज़्यादा होने से, फूड के अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा होने से, तो वो खाना टॉक्सिक हो जाता है। वो फूड आइटम कैसा हो जाता है? टॉक्सिक। माइक्रोब्स का नंबर का मतलब यहाँ पर है बैक्टीरिया का संख्या बढ़ना, फंगस की संख्या बढ़ना, फंगी की संख्या बढ़ना। खाने के अंदर माइक्रोब्स की संख्या यदि ज़्यादा है, बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा है, तो खाने जो है आपका वो टॉक्सिक हो चुका है, टॉक्सिक फूड आइटम बन चुका है वो टॉक्सिक फूड आइटम्स। यदि उसका हम यूज करेंगे तो हमें क्या होगा? फूड पॉइजनिंग से हमें वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा, फीवर आ जाएगा। ओके, ये सिम्टम्स, पेट में दर्द होगा। ओके, क्योंकि खाना जो है ना स्टोमक में जाएगा तो जाते ही पेट में दर्द होगा। तो फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। खाने के अंदर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या का बढ़ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या का बढ़ना ही फूड पॉइजनिंग है। ओके, खाने के अंदर वोमिटिंग, डायरिया,
पेन इन एब्डोमेंस, हेडेक और आपका सर का दर्द हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। ओके, टॉक्सिक सब्सटेंस खाने में पैदा हो जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है स्टूडेंट आपका ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज भी है, प्लांट डिजीज भी है। ह्यूमन डिजीज के अंदर हमने आपको बताया था डेंगू। जो डेंगू जो है वो होता है वायरस से। बस आपको ये नाम याद रखना है, कौन सी बीमारी किस ऑर्गेनिज्म से होती है। वायरस से क्या होता है? डेंगू। मैंने आपको बताया था मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। जो आपका मलेरिया है वो होता है प्रोटोजोआ से। जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होता है। वायरस से एक बीमारी और होती है जिसका नाम है हेपेटाइटिस। वायरस से हेपेटाइटिस बी भी होता है जो लीवर की बीमारी है। ओके, जैसे कि अगली है बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी, बोलो इसमें हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा और टाइफाइड्स। ठीक है ना, टीबी, टाइफाइड का बुखार होता है, टाइफाइड्स और कोलेरा। ये जो बीमारी है तीनों बैक्टीरिया से होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं। ऐसे कुछ बीमारी जो होती हैं प्लांट की हैं, वो किस ऑर्गेनिज्म से होती है, उनका क्या नाम है, ये भी हम स्टडी करेंगे आगे। ओके, आज के लिए इतना ही। एक टेक्निक और है पेस्चुराइजेशन। क्या होता है मैंने? पेस्चुराइजेशन। देखिए, हम इस प्रोसेस के अनुसार मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 से 20 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। इसको हमने गर्म कर लिया, हॉट मिल्क बना लिया 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, एकदम झटके से सडनली उसको कूल कर दिया। तो अब ये हो गया आपका कोल्ड मिल्क। ओके, पहले 70 डिग्री पे गर्म किया, उसके बाद में झटके से ठंडा किया। तो अब इसे गर्म ठंडे प्रोसेस से क्या हुआ, उस मिल्क के अंदर जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, बंद हो जाती है। ओके, इसी मेथड को बोलते हैं हमें पेस्चुराइजेशन। ठीक है ना, इस मेथड से हम ये मेथड डेयरी के अंदर यूज करते हैं। जो आपके जो डेयरी के जो मिल्क के प्लांट होते हैं वहां पर हम यूज करते हैं। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 से 20 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, सडनली उसको कूल करते हैं। मेथड को पेस्चुराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस्चुराइजेशन। ओके स्टूडेंट, ओके, टेक केयर। ओके।